अगर आप किसी भी चीज पर जरूरत से ज्यादा सोचते रहते हैं तो निक ट्रेंटन की स्टॉप ओवरथिंकिंग आपके लिए एक मस्ट रीड बुक है। क्या आप किसी भी तरह के स्ट्रेस से जूझ रहे हैं? यह किताब आपके सोचने का तरीका बदल सकती है और आपको शांति और स्पष्टता की ओर ले जा सकती है। अभी पढ़ें और अपने माइंड को फ्री करें। ओवरथिंकिंग तब होता है जब आप किसी बात या डिसीजन को लेकर बार बार सोचते रहते हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी और टाइम खर्च कर देते हैं कि यह अनप्रोडक्टिव और स्ट्रेसफुल बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग एक ही थॉट लूप में फंस गया हो, बार बार वही सवाल, वही पॉसिबिलिटीज, वही वरीज। सोचना जरूरी है, लेकिन जब सोचने की आदत एंग्जाइटी और कंफ्यूजन बढ़ाने लगे तो ये ओवरथिंकिंग कहलाता है। ऐसा लगता है जैसे आपका माइंड किसी सॉल्यूशन पर पहुंचने के बजाय बस घूमता ही जा रहा है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो अब वक्त आ गया है इसे खत्म करने का। आज हम निक ट्रेंटन की किताब स्टॉप ओवरथिंकिंग के बारे में बात करेंगे। इस बुक समरी में आप सीखेंगे कि कैसे एंग्जाइटी को रिड्यूस किया जाए और अपने माइंड पर बेटर कंट्रोल पाया जाए। एक भटकता हुआ माइंड अक्सर रेस्टलेस और अनहैप्पी फील करता है। अगर आप पास्ट की सिचुएशंस को बार बार एनालाइज करते हैं या फ्यूचर को लेकर इतना ज्यादा वरी करते हैं कि प्रेजेंट में फोकस करना मुश्किल हो जाता है, तो ये ओवरथिंकिंग की निशानी है। हम में से कई लोग आदतन ओवरथिंकर्स बन गए हैं क्योंकि हमें लगता है कि ज्यादा सोचने से प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिलेगी। लेकिन सच तो यह है कि जरूरत से ज्यादा सोचना एक्शन लेने के बजाय बस कंफ्यूजन और स्ट्रेस बढ़ा देता है। ओवरथिंकिंग को सिर्फ प्लानिंग से खत्म करना मुश्किल है, क्योंकि अगर चिंता बनी रहती है तो दिमाग बार बार उसी लूप में फंसता रहेगा। इससे बाहर निकलने के लिए हमें प्रॉब्लम की जड़ तक जाना होगा और सही टेक्निक्स अपनानी होंगी। इस समरी में आप इन्हीं टेक्निक्स को समझेंगे। बुक को इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए हमने इसके की लेसन्स को 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, ओवरथिंकिंग रोकने के तरीके। विधि 1, 5-4-3-2-1 टेक्निक। ये मेथड आपके दिमाग को बिजी रखती है ताकि आप खुद पर कंट्रोल रिगेन कर सकें। डॉक्टर्स भी इस टेक्निक का इस्तेमाल एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को मैनेज करने में करते हैं। कैसे काम करती है? जब भी आप स्ट्रेस में हों, धीरे धीरे 5 से 1 तक उल्टी गिनती करें और हर स्टेप पर अपनी सेंसेस को एंगेज करें। 5, अपने आसपास की 5 चीजों को ध्यान से देखें। 4 अलग अलग साउंड्स पर ध्यान दें। 3 सेंसेशंस या फीलिंग्स को महसूस करें। 2 अलग अलग स्मेल्स को पहचानें। 1 किसी एक स्वाद को नोटिस करें। निक ट्रेंटन बताते हैं कि हमारा कॉन्शियसनेस एक गेंद की तरह है जो हमारे शरीर के अंदर और बाहर घूमती रहती है। जब हम ओवरथिंकिंग में फंसे होते हैं तो ये गेंद हमारे दिमाग में ही रह जाती है और अलग अलग सिनारियोस पर उछलती रहती है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या मैंने सही किया या कुछ और बेहतर कर सकता था? अगर आप एक पल के लिए भी अपने आसपास की किसी चीज पर ध्यान देते हैं, जैसे कि टेबल की बनावट या दीवार का रंग, तो आपकी कॉन्शियसनेस की गेंद दिमाग से बाहर आकर वहां ध्यान केंद्रित करेगी। 5 से 4 से 3 से 2 से 1 विधि इसी कॉन्सेप्ट पर काम करती है और आपकी चिंता को कम करके आपको कंट्रोल रिगेन करने में मदद करती है। विधि 2, प्रतिविश्वास प्रयोग। हर एक्सट्रीम थॉट के पीछे कोई ना कोई लिमिटिंग बिलीफ छिपी होती है। मान लीजिए कि अगर आपका दिमाग किसी प्रेजेंटेशन से पहले ओवरथिंक कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि आपको और ज्यादा तैयारी करनी चाहिए। आप इस तरह की एंग्शियस बिलीफ्स को चैलेंज करके ओवरथिंकिंग को रोक सकते हैं। 1, खुद से पूछें, मुझे अपने बारे में, दूसरों के बारे में या भविष्य के बारे में क्या विश्वास करना चाहिए? 2, उस बिलीफ को पलटें और एक काउंटर बिलीफ बनाएं। जैसे अगर आपका बिलीफ है कि मैं इस प्रेजेंटेशन के लिए तैयार नहीं हूं, तो काउंटर बिलीफ होगा, मैं इस प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी तरह से तैयार हूं। 3, काउंटर बिलीफ को प्रैक्टिकल तरीके से टेस्ट करें। कम से कम 60 सेकंड के लिए ऐसा बिहेव करें जैसे ये बिलीफ सच है। 4, अपने नए बिलीफ के सपोर्ट में प्रूफ ढूंढें। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करें और देखें कि आप कितनी बार प्रिपेयर्ड थे और अच्छा परफॉर्म किया था। जब आपको काउंटर बिलीफ को सपोर्ट करने वाले रियल लाइफ प्रूफ्स मिलते हैं, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली अपने पुराने एंग्शियस बिलीफ पर डाउट करने लगता है। इससे चिंता कम होती है और आपका माइंड रिलैक्स होता है। विधि 3, चिंता निलंबन। निक ट्रेंटन बताते हैं कि जब उन्हें एंग्जाइटी होती है और वो किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते, तो वे अपने फोन से कहते हैं, हे गूगल, मुझे याद दिलाना कि मुझे चिंता करनी है 8 बजे शाम। और ज्यादातर केसेस में जब रात के 8 बजते हैं तो उन्हें याद भी नहीं रहता कि वो किस बात की चिंता कर रहे थे। हमारी एंग्जाइटीज अक्सर अटेंशन चाहती हैं।
जब हम उन्हें एक्नॉलेज करके किसी फिक्स्ड समय तक डिले कर देते हैं तो हम अपनी चिंता को मैनेज कर पाते हैं और ये पूरे दिन तक नहीं फैलती। डर से भागने के बजाय उसे एक्सेप्ट करना और कंट्रोल करना एंजाइटी को ब्रेक करने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है। हम शायद एंजाइटी को पूरी तरह से खत्म न कर पाएं, लेकिन हम इसकी शुरुआत और ड्यूरेशन को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। अध्याय 2, ज्यादा सोचना और ओवरथिंकिंग में फर्क। एक लड़के जेम्स की कल्पना करें। वह दयालु, समझदार और आत्म जागरूक है, लेकिन हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहता है। आज वह अपने कंधे पर एक छोटी सी गांठ देखकर परेशान हो जाता है। वह इंटरनेट पर सर्च करता है, इलाज के बारे में पढ़ता है और ज्यादा सोचने लगता है। फिर अचानक रुकता है और खुद से कहता है, शायद मैं चीजों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन फिर वह अपने स्वास्थ्य की चिंता को रोककर इस पर और गहराई से सोचने लगता है। क्या मुझे किसी इलाज की जरूरत है? लेकिन किस तरह का? उसके दिमाग में अलग अलग विचार चलने लगते हैं और जल्द ही वह अपने अंदर के तर्क वितर्क करने वाले से बहस करने लगता है। वह अलग अलग संभावनाओं का विश्लेषण करता है, खुद का बचाव करता है, सवाल करता है और फिर उलझन में फंस जाता है। अब एक छोटी सी गांठ से शुरू हुई बात कई बेकार यादों, डर और फालतू अनुमानों में बदल चुकी है। वह सोचने लगता है, क्या यह चिंता मुझे पैनिक अटैक की ओर नहीं ले जाएगी? ये सोचते ही उसे उन सभी घटनाओं की याद आ जाती है जब लोगों ने उसे उसकी कमजोरियों के बारे में बताया था। इसके बाद वह अपनी सभी कमजोरियों पर ध्यान देने लगता है, यह सोचकर कि वह ऐसा क्यों है। जल्द ही वह निराश महसूस करने लगता है कि वह अपने स्वास्थ्य को लेकर सही निर्णय नहीं ले पा रहा। इस वजह से वह खुद को दोष देने लगता है और एक नेगेटिव थॉट साइकिल में फंस जाता है। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर गौर करें तो यह सब सिर्फ एक छोटी सी गांठ से शुरू हुआ था। आज के समय में कई लोग इसी तरह की मानसिक स्थिति में जी रहे हैं। ओवरथिंकिंग तब होती है जब हमारे विचार बेकाबू हो जाते हैं। जहां हमारा दिमाग समस्याओं को सुलझाने और चीजों को समझने में मदद करता है, वहीं जरूरत से ज्यादा सोचना हमें उलझा देता है और बेवजह तनाव पैदा करता है। कैसे पता करें कि आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं? आप हर समय अपने विचारों के बारे में सोचते रहते हैं और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब आप सोचते हैं तो अक्सर कुछ विचार आपको परेशान करने लगते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका दिमाग लगातार किसी संघर्ष में उलझा हुआ है, हर चीज का एनालिसिस, हर फैसले पर शक। जब आप किसी मुश्किल में होते हैं तो खुद को और अपने विचारों को ही समस्या का असली कारण मानने लगते हैं। आप कोई निर्णय नहीं ले पाते और बार बार अपने फैसलों पर सवाल उठाते रहते हैं। अक्सर आप खुद को नेगेटिव थॉट्स में उलझा हुआ महसूस करते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप किसी एक विचार पर अटक गए हैं, भले ही वो आपके कंट्रोल से बाहर हो। आप देख सकते हैं कि इनमें से कुछ बातें सकारात्मक भी हो सकती हैं। ज्यादा जागरूकता के साथ सोचने से हमारा डिसीजन मेकिंग बेहतर होता है। सोचने की क्षमता इंसान की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। हमारे विचारों का विश्लेषण करना और उन पर सवाल उठाना हमें सही फैसले लेने में मदद करता है। सही सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं तो यही ताकत हमें नुकसान पहुंचाने लगती है। अध्याय 3, स्ट्रेस के कारण। स्ट्रेस के कॉमन रीजंस कुछ इस प्रकार होते हैं। लोग अक्सर मनी, वर्क, फैमिली, रिलेशनशिप्स, एजिंग या लाइफ की स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को लेकर चिंता करते हैं। जब वे दूसरों के पास कोई एक्सपेंसिव या अट्रैक्टिव चीज देखते हैं तो उसे पाने की इच्छा उन्हें रेस्टलेस कर देती है। वर्क प्रेशर, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिलेशनशिप्स में इमोशनल कनेक्ट की कमी। नेगेटिव न्यूज सुनना। पॉलिटिक्स दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पॉलिटिक्स देश की ग्रोथ से जुड़ी होती है, जबकि नेगेटिव पॉलिटिक्स दूसरों को हार्म पहुंचाने की बात करती है। नेगेटिव पॉलिटिक्स पर डिस्कशन करने से स्ट्रेस बढ़ता है। लैक ऑफ स्लीप और जंक फूड का ज्यादा कंजम्पशन। पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को बार बार रिकॉल करना। लो बैंक बैलेंस को लेकर चिंता करना। इसके अलावा जिस एनवायरनमेंट में आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वह भी आपके मेंटल हेल्थ पर डीप इंपैक्ट डालता है। होम और ऑफिस का एटमॉस्फेयर आपके स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। इसलिए स्ट्रेस कम करने के लिए यह एडवाइस दी जाती है कि अपने रूम को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखें। होम या वर्क प्लेस पर क्लटर्ड एनवायरनमेंट स्ट्रेस का एक मेजर रीजन बन सकता है। यह अनकॉन्शियसली आपके माइंड पर इफेक्ट डालता है। जिन चीजों के कांटेक्ट में आप रहते हैं, जैसे रूम की लाइटिंग, स्मेल, साउंड्स, वॉल्स का कलर और वहां मौजूद लोग, ये सभी आपके स्ट्रेस और हैप्पीनेस लेवल को अफेक्ट करते हैं। अध्याय 5, तनाव प्रबंधन के 4A। जब ओवरथिंकिंग का तूफान आपको घेर ले, तब ये 4 टेक्निक्स एक लाइफ सेविंग बोट की तरह काम कर सकती हैं। अवॉइड, ऑल्टर, एक्सेप्ट और अडैप्ट।
ये चारों अप्रोच आपको हर तरह के स्ट्रेस से डील करने में मदद करेंगी। अवॉइड, बचें। सबसे पहला तरीका है तनाव से बचना। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन लाइफ में कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनसे दूर रहना इतना आसान नहीं होता। हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी सराउंडिंग्स को इस तरह मैनेज कर सकते हैं कि हमें स्ट्रेस फिल्ड एनवायरनमेंट या टॉक्सिक लोगों के साथ ज्यादा टाइम न बिताना पड़े। अब सोचिए, आपके आसपास कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा टेंशन देती है और क्या आप उसे मैनेज या खत्म कर सकते हैं? मान लीजिए, वीकेंड्स पर शॉपिंग मॉल्स या रिटेल स्टोर्स में बहुत भीड़ होती है, जिससे आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। तो क्यों ना अपनी शॉपिंग का टाइम बदलकर ऐसे वक्त पर जाएं जब कम भीड़ हो, ताकि आप आराम से खरीदारी कर सकें। इसी तरह आप ऐसे लोगों से भी बच सकते हैं जो आपको मानसिक रूप से थका देते हैं। मान लीजिए, छुट्टियों में जब परिवार के सदस्य आपके साथ होते हैं तो आपका तनाव बढ़ जाता है। ऐसे में आप उनके साथ रहने के तरीके को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि उन्हें दूसरे रूम में ठहरने के लिए कहना या कोई ऐसी एक्टिविटी प्लान करना जिससे आप अकेले न रहें और बेवजह की टेंशन से बच सकें। ध्यान रहे, स्ट्रेस से बचने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना या रियल प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना नहीं है, बल्कि यह सीखना है कि कब और कहां अननेसेसरी टेंशन को नहीं कहना सही रहेगा। हर बार आपको उन सिचुएशंस या लोगों का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है जो आपकी मेंटल एनर्जी, ध्यान, पैसे या समय को ड्रेन कर रहे हैं। अगर कोई चीज आपकी लाइफ का पूरा कंट्रोल लेने लगे तो उसे ना कहना सीखना जरूरी है। ऑल्टर, बदलाव करें। अपने डेली स्केड्यूल को देखें और ऐसी 2 या 3 चीजों को हटा दें जो उतनी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कुछ काम आप खुद करने के बजाय किसी और को डेलीगेट कर सकें। इससे आपका स्ट्रेस कम होगा और आप जरूरी चीजों पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हों, खुद से पूछें, क्या मैं इससे पूरी तरह बच सकता हूं? अगर जवाब हां है तो इसे अवॉइड करें, लेकिन अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है तो इसे जाने दें और सिचुएशन को चेंज करने के तरीके खोजें। आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है कि आप दूसरों से उनके बिहेवियर को बदलने के लिए कहें। मान लीजिए, आपका बार्बर आपके हिसाब से सही हेयर कट नहीं कर रहा है, तो चुपचाप सहने के बजाय उसे क्लियरली बताएं कि आपको किस तरह का लुक चाहिए। इसी तरह, अगर कोई दोस्त बार बार ऐसे मजाक कर रहा है जो आपको हर्ट करता है, तो इसे इग्नोर करने के बजाय उसे साफ साफ बता दें कि आपको ये पसंद नहीं और वो ऐसा करना बंद करे। हम हर तरह के स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन कई बार हम खुद ही इसे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप किसी सिचुएशन से बच नहीं सकते तो उसके साथ डील करने के तरीके खोजें। मान लीजिए, आपके पास सिर्फ शनिवार को शॉपिंग करने का टाइम होता है और उस दिन मार्केट में भीड़ ज्यादा होती है। इस सिचुएशन में स्ट्रेस को कम करने के लिए आप अपने फोन पर कोई ऑडियो बुक या पॉडकास्ट चला सकते हैं और शॉपिंग के दौरान उसे सुन सकते हैं। इसी तरह, अगर आपको किसी बोरिंग पार्टी में जाना ही पड़ रहा है तो पहले से ही क्लियर कर दें कि आपको 1 घंटे में निकलना है। अगर कोई ऐसा स्ट्रेस है जिससे बचना या बदलना पॉसिबल नहीं है, तो खुद से पूछें कि आप इसे हैंडल करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ज्यादातर सवालों का जवाब नहीं में है, तो आपको इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक्सेप्ट, स्वीकार करें। सबसे पहले, अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो इसे दबाने के बजाय ओपनली एक्सेप्ट करें। स्वीकृति का मतलब यह नहीं कि आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करें या दिखावा करें कि सब ठीक है। इसका मतलब है कि आप अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करें और ऑनेस्टली एक्सप्रेस करें। मान लीजिए, अगर किसी ने बिना किसी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के आपसे रिश्ता खत्म कर लिया है और आप उस सिचुएशन को बदल नहीं सकते, तो इसे एक्सेप्ट करने का एक तरीका यह हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स किसी क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर करें। इससे आपको इमोशनल रिलीज मिलेगा और आप आगे बढ़ने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर पाएंगे। अगर किसी स्थिति में आपके साथ अन्याय हुआ है तो इसे दिल में रखने के बजाय माफ करना बेहतर है। माफ करने का मतलब दूसरे के लिए नहीं, बल्कि खुद को नेगेटिविटी से आजाद करने के लिए होता है। जब आप ग्रजेस छोड़ देते हैं तो आप स्ट्रेस और बार बार किसी को ब्लेम करने की मानसिक थकान से खुद को बचा लेते हैं। हर स्थिति को हम अपने नियंत्रण में नहीं ला सकते, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। मान लीजिए, आपने अपनी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया और आपको लग रहा है कि आपने अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस गिल्ट को बढ़ाने के बजाय आप सोच सकते हैं, मैंने मेहनत की लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आया। ये मेरी एक फेलियर है, लेकिन मैं इससे सीखकर आगे और बेहतर करूंगा। स्वीकृति का मतलब हार मानना या किसी अनप्लेजेंट रियलिटी को पसंद करना नहीं है। इसका मतलब है कि हम उन चीजों को पीसफुली एक्सेप्ट करें जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते और अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाएं
जिन्हें सुधारा जा सकता है। अडेप्ट, अनुकूलन। अगर आप स्ट्रेस को हैंडल करना सीख जाते हैं और खुद को सिचुएशंस के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म में लाइफ काफी आसान हो जाती है। अनुकूलन का मतलब है कि आप अपनी सोच, गोल्स, बिलीफ्स और एक्सपेक्टेशंस को जरूरत के हिसाब से बदलें। अगर आप हर चीज में परफेक्शन ढूंढते हैं तो स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जाएगा। इसलिए स्ट्रेस को रिड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका सुपरमैन बनने की कोशिश करना नहीं, बल्कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा एडजस्ट करना है, ताकि वो ज्यादा प्रैक्टिकल और अचीवेबल हों। स्ट्रेस से अडेप्ट करने का मतलब है कि आप अपनी सोच को फ्लेक्सिबल बनाएं और सिचुएशंस को हैंडल करने के नए तरीके सीखें। इसका एक तरीका है कि आप नेगेटिव थॉट्स में उलझने से बचें और खुद को ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक बनने की ट्रेनिंग दें। जब हम अपनी माइंडसेट को शिफ्ट करते हैं तो हमें मुश्किलों में भी नए अपॉर्चुनिटीज दिखने लगते हैं। इसके लिए आप अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों की एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट बना सकते हैं। इससे आपको एहसास होगा कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी है। साथ ही खुद से यह अफर्म करना जरूरी है कि आप स्ट्रांग हैं और टफ सिचुएशंस को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इस पावरफुल माइंडसेट के साथ जीना सीख जाते हैं तो न सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि आप चैलेंजेस को ज्यादा इफेक्टिवली फेस कर पाएंगे। तो ये थे स्ट्रेस मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल्स। जब भी आपको लगे कि स्ट्रेस बढ़ रहा है, पॉज लें और सिचुएशन को एनालाइज करें। चाहे परिस्थिति कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, आपके पास हमेशा इसे हैंडल करने का कोई ना कोई तरीका होता है। स्ट्रेस के सामने आप हेल्पलेस नहीं हैं, आपके पास इसे कंट्रोल करने के टूल्स हैं, बस जरूरत है उन्हें यूज करने की अवेयरनेस की। मान लीजिए आपके वर्क प्लेस पर कोई सहकर्मी आपको डेली इरिटेट कर रहा है। इस सिचुएशन में बिना कुछ कहे सहने के बजाय पॉज लें और सोचें कि आप इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। क्या आप उनसे पूरी तरह से बच सकते हैं? अगर हां, तो कैफेटेरिया में अलग टाइम पर लंच लें या उनके पास बैठने से बचें। लेकिन अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है और आपको मीटिंग्स में रेगुलरली उनके साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है, तो आप सोच सकते हैं कि इस सिचुएशन को कैसे चेंज किया जाए। आप डायरेक्टली उस सहकर्मी से बात कर सकते हैं और उन्हें काल्मली बता सकते हैं, जब आप मीटिंग में मुझे इंटरप्ट करते हैं तो मुझे अनकंफर्टेबल महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। अगली बार जब मैं अपने पॉइंट्स शेयर कर रहा हूं तो कृपया मेरी बात पूरी होने दें। अगर इन ऑप्शंस में से कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करने का तरीका खोजें। अपने किसी क्लोज फ्रेंड से अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर करें या खुद को समझाएं कि शायद उस सहकर्मी का नेचर ही ऐसा है और वो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब करता है। इस तरह आप इसे पर्सनल नहीं लेंगे। आखिर में इस तरह के चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए आप खुद को एक ज्यादा कॉन्फिडेंट और असर्टिव पर्सन बना सकते हैं। जब आपको यह एहसास होगा कि मीटिंग्स में अपनी बात रखने का उतना ही हक आपको भी है जितना किसी और को, तो आप कॉन्फिडेंटली कह पाएंगे, मैं अभी बोल रहा हूं, कृपया मुझे कंप्लीट करने दें, और फिर अपनी बात मजबूती से जारी रख सकते हैं। अध्याय 6, तनाव डायरी और जर्नल का उपयोग करें। अपने दैनिक एक्सपीरियंसेस को लेकर ज्यादा अवेयर बनने का एक प्रैक्टिकल तरीका है उन्हें लिखना। कभी कभी ओवरथिंकिंग के कारण दिमाग में हजारों बातें घूमती रहती हैं और समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि असली चिंता का कारण क्या है। एक तनाव डायरी आपको अपने स्ट्रेस ट्रिगर्स और उनकी रिएक्शंस को साफ तौर पर समझने में मदद कर सकती है। जब आपको यह क्लैरिटी मिलती है तो आप एक्टिवली अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करने के स्टेप्स ले सकते हैं। तनाव डायरी दरअसल आपके स्ट्रेस लेवल्स और उनसे जुड़ी डिटेल्स का रिटन रिकॉर्ड होती है, जिसे बाद में एनालाइज करके स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती हैं। जिंदगी में कुछ लेवल का स्ट्रेस नॉर्मल और जरूरी होता है, लेकिन कुछ स्ट्रेस ऐसा भी होता है जिसे मिनिमाइज करना जरूरी होता है। यह डायरी आपको यह पहचानने में मदद करेगी कि कौन सा प्रेशर आपके लिए हेल्थी है और कौन सा नुकसानदायक। इस डायरी में हर एंट्री को डेट और टाइम के साथ रिकॉर्ड करें और अपनी फीलिंग्स के हिसाब से खुद को रेट करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस महसूस नहीं हो रहा तो उसे 1 रेट करें, और अगर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है तो उसे 10 दें। स्ट्रेस लेवल को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए आप अपने शारीरिक लक्षण भी नोट कर सकते हैं, जैसे सिरदर्द, थकान या दिल की धड़कन तेज होना। इसके साथ साथ ऑब्जर्व करें कि स्ट्रेस हैंडल करने के लिए आप जो भी टेक्निक्स अपना रहे हैं वो कितनी इफेक्टिव हैं। इससे आप बेहतर तरीकों की ओर शिफ्ट कर सकते हैं और अपने स्ट्रेस को ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि हाल ही में हुई किसी भी स्ट्रेसफुल घटना पर ध्यान दें और देखें कि आपकी करंट सिचुएशन का असली कारण क्या है। इसके साथ ही यह भी देखें कि आपने उस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट किया। 4 फरवरी
सुबह 9:15 पर आपको पापा की शोल्डर सर्जरी के बारे में एक टेंशन भरा मैसेज मिला। इसे पढ़ते ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। पेट में हल्का अजीब सा सेंसेशन आने लगा और काम पर फोकस करना मुश्किल हो गया। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि आपको उनकी हेल्थ को लेकर चिंता हो रही थी। आप मैसेज का रिप्लाई करने से बच रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर यह एहसास भी था कि ऐसा करने से प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। हर बार जब आपको लगे कि आपका मूड अचानक बदल रहा है या स्ट्रेस महसूस हो रहा है, तो इसे लिखें। कुछ दिनों या हफ्तों बाद अपनी एंट्रीज को दोबारा देखें और एनालाइज करें कि किन पैटर्न्स की वजह से स्ट्रेस बढ़ता है। कौन से ऐसे कॉमन रीजंस हैं जो आपके मूड स्विंग्स को ट्रिगर करते हैं। सोचें कि इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस ने पहले आपकी प्रोडक्टिविटी पर क्या असर डाला, आपने इन पर इमोशनली और प्रैक्टिकली कैसे रिएक्ट किया, और क्या आप यह समझ पाए हैं कि कौन से स्ट्रेस लेवल्स आपके लिए मैनेजेबल और फायदेमंद हो सकते हैं। जब आप इस तरह से अपनी स्ट्रेस डायरी को एनालाइज करते हैं तो आपको अपनी लाइफ में सही बदलाव करने में आसानी होगी। कई बार छोटी छोटी चीजें हमें सरप्राइज कर सकती हैं और तुरंत बदलाव लाना पॉसिबल हो जाता है। धीरे धीरे यह एक हैबिट बन जाती है और आप खुद ही समझने लगते हैं कि स्ट्रेस क्यों हो रहा है और इसे कैसे हैंडल करना है। जब आपको अपने स्ट्रेस पैटर्न्स का आइडिया हो जाता है तो आप इन्हें मैनेज करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका सारा प्रेशर किसी एक इंसान की वजह से आ रहा है, तो आप उसके साथ अपने रिश्तों में कुछ बाउंड्री सेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि गुस्सा करने से सिचुएशंस और ज्यादा बिगड़ जाती है, तो अपने एंगर को कंट्रोल करने के तरीके सीखें। अगर आपकी जॉब बार बार एंग्जाइटी का कारण बन रही है, तो या तो शॉर्ट ब्रेक्स लें या फिर कोई और जॉब एक्सप्लोर करें। जो भी चीजें आपको परेशान कर रही हैं, उन्हें लिखना बहुत जरूरी है। लिखने से स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है। इससे आपको अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और अपनी इनर वॉइस को सुनने में मदद मिलती है। इस तरह आपकी स्ट्रेस डायरी एक थेरेपिस्ट की तरह काम कर सकती है। अपनी जरूरत और परिस्थिति के हिसाब से जर्नलिंग या डायरी का तरीका चुनें। अगर आपका मूड खराब रहता है तो ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू करें। हर दिन उसमें 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। यह सुबह की कॉफी का अच्छा टेस्ट हो सकता है, रास्ते में किसी पुराने दोस्त से मुलाकात या नई जीन्स पहनने की खुशी। यह प्रैक्टिस आपके फोकस को लाइफ की पॉजिटिव चीजों पर शिफ्ट करेगी और आपके अनुभवों को एक नया पर्सपेक्टिव देगी। अगर आप किसी पेनफुल या चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो इमोशंस को बेहतर ढंग से समझने के लिए सिंपल डायरी राइटिंग करें। अपने सारे थॉट्स और फीलिंग्स को पेपर पर लिखें और सोचें कि आप इस सिचुएशन को कैसे देखना चाहते हैं। ऐसा करने से आपको क्लैरिटी मिलेगी और आगे बढ़ने के लिए सही डायरेक्शन नजर आएगी। अगर लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो बुलेट जर्नलिंग ट्राई करें। इसमें आप डेली गोल्स, प्रायोरिटीज और अच्छी मेमोरीज को शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी लाइफ को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रख पाएंगे और छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दे पाएंगे। कुछ लोग बुलेट जर्नलिंग के साथ क्रिएटिविटी जोड़ते हैं, जिसमें वे कलर्स और ड्राइंग्स का यूज करते हैं ताकि खुद को एक्सप्रेस कर सकें और इंस्पिरेशन ले सकें। हालांकि यह सबके लिए नहीं है। अगर आपको यह तरीका सही नहीं लगता तो इसे छोड़ दें, लेकिन किसी भी जर्नल एंट्री को हमेशा किसी पॉजिटिव थॉट या रियलिस्टिक एक्शन के साथ खत्म करने की कोशिश करें। यह एक अच्छी एफर्मेशन हो सकती है, कोई नई एक्शन प्लान या फ्यूचर के लिए कुछ होपफुल पॉसिबिलिटीज। अगर आप बार बार पास्ट की पेनफुल मेमोरीज में चले जाते हैं, तो अपने हिस्ट्री को अवेयरनेस के साथ डिजाइन करें। उन अच्छी यादों और सीखों को लिखें जो आपके अतीत का हिस्सा रही हैं। साथ ही उन रिग्रेट्स को भी नोट करें जिन पर अब आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद उन एक्सपीरियंसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ें और कोई कॉमन थीम या पैटर्न खोजें जो उन सभी को कनेक्ट करता हो। फिर यह सोचें कि आज का मोमेंट पास्ट से कैसे जुड़ा है और अब आप अपनी जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं। अगर आप पास्ट की मिस्टेक्स को लेकर खुद को ब्लेम कर रहे हैं, तो एक नई स्टोरी बनाएं। आप वो इंसान नहीं थे जिसने कोई बेवकूफी भरी गलती की, बल्कि आप एक लर्नर थे जो चीजों को समझने और ग्रो करने की कोशिश कर रहा था। वो गलतियां ही हैं जिन्होंने आपको आज ज्यादा मैच्योर बनाया है। अध्याय 7, अपना समय और इनपुट प्रबंधित करें। हमारी चिंता का सबसे बड़ा कारण पुअर टाइम मैनेजमेंट होता है। हम अक्सर उन चीजों को प्रायोरिटी देते हैं जो हमें परेशान करती हैं और उन चीजों के लिए कम टाइम निकालते हैं जो हमें खुश करती हैं। रिलैक्सेशन और एंजॉयमेंट के लिए हार्डली समय मिल पाता है, इसलिए एक्टिवली ऐसा करने की कोशिश करें ताकि स्ट्रेस लेवल्स कम हो सकें। इसके लिए एक प्रॉपर डेली रूटीन बनाएं और अपने टास्क्स को प्रायोरिटी के हिसाब से कंप्लीट करें। अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और उन्हें स्टेप बाय स्टेप अचीव करें ताकि बिना टेंशन के अपनी प्रोग्रेस को एंजॉय कर सकें। एलन की इनपुट प्रोसेसिंग टेक्निक को अपनाएं। सबसे पहले
यह ऑब्जर्व करें कि आप कॉल्स, ईमेल्स और दूसरी छोटी चीजों पर कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर अपनी करंट रिएक्शन के हिसाब से बेहतर रिस्पॉन्स देने की स्ट्रैटेजी बनाएं। निक ट्रेंटन की किताब स्टॉप ओवरथिंकिंग के मुताबिक स्मार्ट गोल सेट करना एक प्रभावी तरीका है। आपके गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। अपनी प्लानिंग को क्लियर डिटेल्स के साथ लिखें ताकि आपको पता रहे कि क्या करना है। फिर सक्सेस मेजर करने के लिए एक स्केल तैयार करें जिससे आप देख सकें कि आपने गोल अचीव कर लिया है या नहीं। ध्यान दें कि आपका गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं जो सिर्फ इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता हो। यह समझें कि यह गोल आपकी लाइफ वैल्यूज से कैसे कनेक्ट करता है और इसे पूरा करने का अल्टीमेट पर्पस क्या होगा। आखिर में इस गोल के लिए एक प्रॉपर डेडलाइन फिक्स करें ताकि आप उसे टाइम बाउंड तरीके से कंप्लीट कर सकें। दोस्तों, यह स्टॉप ओवरथिंकिंग किताब का समरी है। अब तक हमने इसमें जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार दोहरा लेते हैं ताकि याद रखना आसान हो जाए। ज्यादा सोचने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम किसी भी चीज पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। इससे स्ट्रेस बढ़ता है और हमारा माइंड अननेसेसरी चीजों में उलझा रहता है। ओवरथिंकिंग से बचने के लिए इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करें। 5 से 1 तक टेक्निक। जब भी आपको बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हो तो धीरे धीरे 5 से 1 तक काउंट करें। हर नंबर के साथ अपनी 5 सेंसेस में से किसी एक को एक्टिवेट करें। 5 पर अपने आसपास की 5 चीजों को देखें। 4 पर 4 अलग अलग आवाजों को सुनें। 3 पर 3 अलग अलग सेंसेशंस फील करें। 2 पर 2 अलग अलग स्मेल्स को पहचानें। 1 पर किसी एक टेस्ट को ऑब्जर्व करें। इस तरीके से आपका ध्यान प्रेजेंट मोमेंट पर आ जाएगा और ओवरथिंकिंग कम होगी। वरी टाइम फिक्स करें। अक्सर हम अपनी चिंताओं को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह उन्हें और ज्यादा बढ़ा देता है। अपनी वरीज को एक्सेप्ट करने के लिए एक फिक्स्ड टाइम सेट करें जिसमें आप सिर्फ चिंताओं पर फोकस करें। इससे आपकी एंजाइटी एक लिमिट तक सीमित रहेगी और समय के साथ धीरे धीरे कम होने लगेगी। पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दें। अपने लाइफ में और आसपास के अच्छी चीजों को ऑब्जर्व करें। यह आपको ओवरथिंकिंग के नेगेटिव इंपैक्ट से बचाने में मदद करेगा और आपका फोकस प्रोडक्टिव चीजों पर शिफ्ट होगा। स्टॉप ओवरथिंकिंग निक ट्रेंटन की एक प्रैक्टिकल गाइड है जो ओवरथिंकिंग के ट्रैप से निकलने के लिए एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करती है। यह किताब ओवरथिंकिंग के रूट कॉजेज को समझने में मदद करती है और उन्हें मैनेज करने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस को कंबाइन करती है। रेलेवेंट एग्जाम्पल्स और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के साथ यह रीडर्स को नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को चैलेंज करने, एंग्जाइटी को कम करने और बेटर डिसीजन मेकिंग में मदद करती है। ओवरऑल, स्टॉप ओवरथिंकिंग उन लोगों के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स है जो अपनी डेली लाइफ में ज्यादा बैलेंस और पीस लाना चाहते हैं।